गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का आपका। थोड़ा सा अगर आपको याद होगा, आपके लास्ट लेक्चर में वी हैव स्टार्टेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। एक 2 मिनट में बता देता हूं लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। ओके, सबसे पहले तो आपने बात किया था रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। मतलब जितने भी आपके सेल्स है उसके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे। जस्ट लाइक ईच सेल इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर सेल के अंदर एक लिविंग सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जो होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म टुगेदर। प्रोटोप्लाज्म के अंदर 90% वाटर है एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यू कैन आल्सो फाइंड। ओके, उसके बाद आपने कहा था कि हर सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है डीएनए के फॉर्म में जनरली, जो सेल के फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। आपके सेल का सबसे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक फंक्शन जो है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, जो प्रोटीन सेल के अंदर बन रहा है it will determine the form and structure of the cell. Okay, each cell arises from pre-existing cell. Every cell is an independent unit. Every cell is capable of self duplication. And finally आपने ये भी कहा था कि जो basic composition है प्रोटोप्लाज्म का, it remains same in almost all cells. कोई भी सेल ले लो, प्रोटोप्लाज्म का जो बेसिक कंपोजिशन होगा वो हर सेल के अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़े थे। देन वी हैव स्टार्टेड द टाइप्स ऑफ सेल्स। तो मैंने आपको बताया था लिविंग वर्ल्ड में दो इंपॉर्टेंट सेल्स के टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके अंदर एक जो है इट इज नोन एज अ प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है उसको हमने प्रोकैरियोटिक सेल कहा था। द सेल इन विच न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड उसको हमने यूकैरियोटिक सेल कहा था। बाद में आपने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया। सो अकॉर्डिंग टू शेप देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, वो हमने देखा था। जैसे रॉड शेप का बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बैसिलस, अगर स्पेरिकल शेप का है तो कोकस, अगर क्वामा शेप का है तो वाइब्रियो, अगर वो स्पाइरल है, स्प्रिंग जैसे दिख रहा है, ओके, तो उसको हमने कहा था स्पाइरिलम। एंड देन वी हैव स्टार्टेड विद द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जिसके अंदर पहला पार्ट हमने कवर किया था सेल का। ओके, एंड दैट पार्ट वाज योर सेल एनवेलप। बैक्टीरियल सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उस आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, सेल एनवेलप ऐसा बोलते हैं। और ये जो हम सेल एनवेलप की बात कर रहे हैं, इस सेल एनवेलप के अंदर आपने कहा था सर 3 लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके अंदर जो पहला लेयर होता है वो होता है आपका ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा जो लेयर होता है वो होता है सेल वॉल, और लास्ट में जो आपने लेयर देखा था दैट वाज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो आज उसका अगला जो पार्ट है प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में, जो दूसरा पार्ट है उसके साथ हम डील करने वाले हैं। एंड द नेम ऑफ द पार्ट इज साइटोप्लाज्म। कौन सा पार्ट स्टडी करने वाले हैं हम, साइटोप्लाज्म को देखने वाले हैं। तो रफली वापस एक बार मैं डायग्राम यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ये रफली कुछ ऐसा आपको दिखने वाला है। ओके, चलो इसी शेप में दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक लेयर है आपका, यहां पे ये दूसरा लेयर है आपके सेल एनवेलप का। ओके, एंड अगर मैं शो करने की कोशिश करूंगा तो ये आपके सेल एनवेलप का है लेयर नंबर 3। सिंपल। ओके, तो आपका बैक्टीरियल सेल की अगर बात कर रहे हैं हम, यहां से आपको एक टेल जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। दिस टेल लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्लैजेलम। क्या बोलेंगे हम इसको, फ्लैजेलम ऐसा बोल सकते हैं। ओके, देन जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये सबसे बाहर का जो लेयर है दिस लेयर इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो पिंक कलर में आपको दिख रहा है दिस इज नोन एज सेल वॉल, और ये जो ग्रीन कलर में सबसे अंदर दिख रहा है एक्चुअली दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके बारे में हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। ये 3 लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे यहां पे। ओके, नाउ माय पॉइंट इज ऑन द इनर साइड ऑफ दिस सेल एनवेलप, ये सेल एनवेलप की जो अंदर की साइड है, ओके, यहां पे देखो मैं कुछ डॉटेड पार्ट्स या फिर डॉटेड पॉइंट्स यहां पे शो कर रहा हूं। ये जो आपको यहां पे दिख रहा है अभी, एक्चुअली दिस इज नथिंग बट द साइटोप्लाज्म। ये आपका साइटोप्लाज्म है।
ओके इसको मैं शो करने वाला हूं, अंदर की तरफ पूरी तरह से ये भरा हुआ था सेल एनवेलप के अंदर के साइड में। ओके सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस साइटोप्लाज्म, एग्जैक्टली क्या है, तो माय पॉइंट इज इट इज कलरलेस, देन सेमी सॉलिड, then transparent, and finally I can say jelly like material। एक कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी है, ना पूरी तरह सॉलिड है ना पूरी तरह लिक्विड है। ओके और किसकी तरह दिख रहा है, एक्चुअली एक जेली की तरह दिखने वाला जो ग्राउंड सब्सटेंस है। ऐसे ग्राउंड सब्सटेंस को आपको क्या बोलना है, साइटोप्लाज्म ऐसा बोलना है। ओके ये ग्राउंड सब्सटेंस क्या है ये एक्सप्लेन करता हूं, सिंपल है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो बाकी सारे मटेरियल्स को एक साथ होल्ड करके रखता है। ओके एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ओके अगर किसी घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो अगर दीवार बन रही है तो दीवार बनते हुए सबने देखा होगा, सबसे पहले तो अभी ऐसा नहीं होने वाला है कि सिर्फ ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स रख दिए, ईंटों के ऊपर ईंटें रख दी और दीवार बन गई, ऐसा नहीं होगा। दोनों ब्रिक्स के बीच में सैंड और सीमेंट का मिक्सचर डाला जाता है, एक लेयर बन गया उसके ऊपर वापस सैंड और सीमेंट का मिक्सचर आएगा, फिर ऊपर से ब्रिक का दूसरा लेयर बनेगा। मतलब सारे ब्रिक्स को जोड़ने का काम, होल्ड करने का काम कौन कर रहा है, वो सैंड और सीमेंट का मिक्सचर। तो वो एक्चुअली ग्राउंड सब्सटेंस है। उसी तरह अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, से फॉर एग्जांपल यहां पे आपको एक सर्कुलर डीएनए देखने को मिलेगा। यू कैन आल्सो फाइंड राइबोसोम्स। ओके देयर आर सम एडिशनल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स व्हिच आर नोन एज प्लाज्मिड्स। ओके देन यहां पे पॉलीराइबोसोम, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर है अंदर। तो इन स्ट्रक्चर्स को एक जगह पे होल्ड करने का काम जो है वो करता है आपका साइटोप्लाज्म। तो मैं बोल रहा हूं इसलिए उसको कहा मैंने कौन सा सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस। तो आई थिंक ये पहला पॉइंट जो है आपके साइटोप्लाज्म के बारे में वो समझ में आ गया होगा। एंड वंस अगेन द साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये तो अभी कल बता दिया था मैंने, जिन सब्सटेंस के अंदर कार्बन प्रेजेंट है वो कौन से हैं, ऑर्गेनिक, और जहां पे कार्बन एब्सेंट है वो किस तरह के मटेरियल्स है, इनऑर्गेनिक। तो साइटोप्लाज्म किससे बना हुआ है, तो मेजर कंपोनेंट इज वाटर, अलॉन्ग विद दैट उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होंगे, मिनरल्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। ओके नंबर ऑफ मटेरियल्स आर देयर। नाउ द पॉइंट इज ये जो आपका बैक्टीरियल सेल का साइटोप्लाज्म है, ओके इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो it provides a suitable chemical environment for the cellular activities। आपके सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होने वाली है उस एक्टिविटी के लिए एक सुटेबल केमिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, आपका साइटोप्लाज्म। देखो कोई भी चीज, अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसके लिए एक प्रॉपर मीडियम की जरूरत होती है, विदाउट दैट मीडियम द रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो उसी तरह अगर आपके बैक्टीरियल सेल में कुछ भी एक्टिविटी चल रही है, कुछ भी रिएक्शन चल रहे हैं, तो उन रिएक्शंस के लिए एक प्रॉपर केमिकल एनवायरनमेंट की जरूरत है। वो केमिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, आपका साइटोप्लाज्म। और जनरली क्या होता है, इफ यू सी द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूं। ओके अभी ये स्ट्रक्चर जो स्टडी कर रहे हैं वो कौन सी सेल है, प्रोकैरियोटिक। तो मैं बोल रहा हूं अगर आप यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म को देखते हो, द साइटोप्लाज्म शोज सम वाइब्रेटरी मूवमेंट्स, स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स। मैं बोल रहा हूं साइटोप्लाज्म जो है वो शो करता है स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स। स्ट्रीमिंग का मतलब आप ले सकते हो वाइब्रेशंस। इन शॉर्ट मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, साइटोप्लाज्म इज मूविंग, वाइब्रेटिंग, एंड दिस स्ट्रीमिंग मूवमेंट इज वेरी पॉपुलरली नोन एज साइक्लोसिस। ये जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूं इसको पॉपुलरली हम क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस ऐसा बोलते हैं। सो दिस थिंग इज एब्सेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म ऐसी कोई भी स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो नहीं करता है। ओके ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स का एक वीडियो है, ये दिखाने वाला हूं मैं, डोंट वरी। ओके लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट बता देता हूं, इट आल्सो डू नॉट हैव membrane bound organelles। ओके जस्ट लाइक अभी आपको पता होगा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के अंदर आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, एटलीस्ट नाम तो सुने होंगे। तो ये जो सारे नाम लिए मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी बॉडीज है, ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर आल्सो एब्सेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये भी आपके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, सिंपल। ओके, तो ये हो गया आपका रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है, लेकिन फिर भी कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेंगे। मैंने बोला मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो क्या है? एब्सेंट, बट यू कैन फाइंड सम विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। तो वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स कौन से हैं वो देख लेते हैं। ओके, सबसे पहला जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर यहां पे आपको देखने को मिलेगा, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेसोसोम्स। जो दूसरा स्ट्रक्चर यहां पे हम ऑब्जर्व करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स। और जो तीसरा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन बॉडीज। तो मैं बात कर रहा हूं आपके साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, बट इंस्टेड ऑफ दैट दीज स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। उनकी जगह पे ये स्ट्रक्चर्स है, मेसोसोम्स पाए जाते हैं, क्रोमैटोफोर्स होते हैं, और इंक्लूजन बॉडीज भी होते हैं। वन बाय वन हम इसको पढ़ने वाले हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला कि बिफोर गोइंग टू दिस, ओके, विल हैव वन शॉर्ट वीडियो ऑफ साइक्लोसिस। तो ये देखो, ये आपके सामने एक स्क्रीन आपको दिख रहा है। ओके, साइक्लोसिस क्या होता है? अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बात किया कि जो आपका साइटोप्लाज्म है, इट इज शोइंग सम वाइब्रेटरी मूवमेंट्स, स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स, उसको क्या बोलते हैं हम? साइक्लोसिस। ओके, तो ये कुछ इस तरह होने वाला है, आपको यहां पे देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो, आपको यहां पे कुछ मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। ओके, ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली दिस इज ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये आप देख सकते हो, समथिंग लाइक दिस। ये है आपके साइटोप्लाज्म के कौन से मूवमेंट्स? वाइब्रेटरी मूवमेंट्स या फिर स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स। और इसी स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स को हम बोल रहे हैं साइक्लोसिस। जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स यहां पे आपको दिख रहे हैं, एक्चुअली दीज स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट द क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है, और आप ऑब्जर्व कर सकते हो मूवमेंट्स को प्रॉपरली। सो कंसेप्ट समझने में थोड़ी सी आसानी होगी इस वीडियो की मदद से। मैं आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जैक्टली सेल के अंदर जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स होते हैं, साइक्लोसिस होता है, वो किस तरह होने वाला है। ये जो मूवमेंट्स है, इनको हम बोल रहे हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स, या फिर इनको हम बोल रहे हैं साइक्लोसिस। चलो, अभी बहुत ज्यादा क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो इसको, थोड़ा सा बचा हुआ है, देख लेते हैं। प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है हाउ द सेल ऑर्गेनेल्स आर मूविंग। तो हम बात कर रहे हैं, ये जो आपके मूवमेंट्स होते हैं, दीज मूवमेंट्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन योर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो मूवमेंट्स हैं, ये पूरी तरह क्या होता है? एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। वो जो वीडियो अभी देखा आपने, दिस इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो आई थिंक साइटोप्लाज्म के बारे में इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। वापस एक बार रिपीट करता हूं शॉर्टकट में। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था, इट इज अ कलरलेस, सेमी सॉलिड, ट्रांसपेरेंट एंड जेली लाइक मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ सेल एनवेलप। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। उसके बाद अगला पॉइंट मैंने बताया कि इसका काम क्या है, इट प्रोवाइड्स अ सूटेबल
chemical environment for the different types of cellular activities. Then इसके अंदर streaming movements या cyclosis क्या होता है? Absent. Membrane bound organelles are also absent, but instead of that you can find some membranous structures called mesosomes, then after chromatophores as well as inclusion bodies. Okay, तो one by one हम बात करेंगे. सबसे पहला जो membranous structure है, this is known as mesosomes. Okay, just a minute. सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. Okay, जो सबसे पहला मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर यहां पे आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा? आपका मेसोसोम्स. तो ये मेसोसोम्स क्या होते हैं? आपके सेल एनवेलप का सबसे अंदर का लेयर, क्या नाम दिया था उसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अभी मैं सिर्फ वही ड्रॉ करने वाला हूं. सो माय पॉइंट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स शोज सम इनफोल्डिंग्स. मान लो कि ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ओके, इसको ड्रॉ करते हैं वापस एक बार. मान लो कि ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर के साइड में. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, शेप चेंज हो रहा है उसका. ओके, देख लेते हैं. लेकिन फिर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड हो जाता है. इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बायोलॉजी में द वर्ड इज इन्वेजिनेशन. बायोलॉजी में इसको हम कौन सा वर्ड यूज करने वाले हैं? इन्वेजिनेशन. इन्वेजिनेशन का मतलब लेना है इनफोल्डिंग्स. अंदर की तरफ वो क्या हो गया? ऐसा फोल्ड हो गया है. तो ये जो इन्वेजिनेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के या फिर इनफोल्डिंग्स है, इनको आपको बोलना है मेसोसोम्स. और मेसोसोम्स के बारे में क्या है पॉइंट? द एग्जैक्ट फंक्शन of these mesosomes is still not known. ये मेसोसोम्स एग्जैक्टली बैक्टीरियल सेल में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये अभी भी किसी को पता नहीं है. अलग अलग साइंटिस्ट हैं जो अलग अलग व्यूज इसके बारे में बताते हैं. There are some scientists which are saying they are involved in the formation of cell wall. कुछ साइंटिस्ट का कहना ऐसा है कि ये मेसोसोम जो होते हैं वो सेल वॉल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है. There are some scientists which are saying that these are involved in the replication of DNA. रिप्लिकेशन का मतलब डुप्लीकेशन. जब डीएनए खुद के डुप्लीकेट कॉपीज बनाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? डीएनए रिप्लिकेशन. तो इस प्रोसेस में मेसोसोम इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ साइंटिस्ट को लग रहा है. ओके, सम आर सेइंग दैट दे आर इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है. ओके, मतलब डीएनए जब एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर हो रहा है, तो ये जो ट्रांसफर की मैं बात कर रहा हूं इसमें आपके कौन इन्वॉल्व होंगे? मेसोसोम्स. देयर आर सम साइंटिस्ट व्हिच आर सेइंग दैट दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. तो अलग अलग व्यूज है. वो व्यूज कौन से पता होना चाहिए. दो ही पॉइंट याद रखना है इसके बारे में, बहुत ज्यादा सिंपल है. ओके, मैं बोल रहा हूं मेसोसोम्स आर invaginations or infoldings of plasma membrane. Then इसका exact function जो है वो अभी तक पता नहीं है. Different scientists have different views. कौन से views है वो बता दिए मैंने आपको. Some are saying it is involved in the formation of cell wall. Some are saying it is related with DNA replication. कुछ का कहना है कि वो genetic material के distribution में involve है और कुछ कह रहे हैं कि वो respiration की process में मदद कर रहे हैं. तो ये हो गया आपका concept of mesosomes. अभी साइटोप्लाज्म के अंदर यू कैन फाइंड सम अनदर स्ट्रक्चर्स. कुछ स्ट्रक्चर्स यहां पे मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं. ओके, ये सिर्फ मैंने मार्क करने के लिए आपको शो किया है. ये कुछ स्ट्रक्चर्स जो यहां पे आपको दिख रहे हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स. क्या बोलना है इनको आपको? क्रोमैटोफोर्स ऐसा बोलना है. एक वर्ड का मीनिंग यहां पे बताने वाला हूं एंड द वर्ड इज क्रोमा. क्रोमा का मतलब हमेशा होता है कलर. जब भी बायोलॉजी में ये वर्ड आएगा क्रोमा, इसका मतलब एक्चुअली क्या होगा? कलर ऐसा होगा. तो ये जो क्रोमैटोफोर्स है, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, बट दे आर फाउंड ओनली एंड ओनली इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. ये आपको सिर्फ और सिर्फ कौन से बैक्टीरिया में देखने को मिलेंगे? जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं. और शायद आपको ये पता होगा, अगर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए आपको चाहिए क्लोरोफिल. लेकिन सिर्फ पॉइंट इतना है
कि अगर ये क्लोरोफिल बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट है, आई विल कॉल इट एज बैक्टीरियो क्लोरोफिल। मतलब इस क्रोमैटोफोर्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल मिलेगा। एक और पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, विच इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोविरिडिन। ओके, सो ये जो पिगमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल हो गया या फिर बैक्टीरियोविरिडिन हो गया, ओके, दीज आर एक्चुअली फाउंड इन, यू कैन से द बैक्टीरियल सेल और यू कैन से इन द क्रोमैटोफोर्स। सो और बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, वापस एक बार बोल रहा हूं, क्रोमैटोफोर्स की बात अगर कर रहे हैं तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स which are found only in which type of bacteria, photosynthetic bacteria, and finally ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल आता है इसके अंदर, या फिर क्या आ सकता है आपका बैक्टीरियोविरिडिन। these pigments are extremely useful in the process of photosynthesis. okay, तीसरा जो पार्ट यहां पे आपको देखने को मिलेगा, that part is inclusion bodies. तो इंक्लूजन बॉडीज क्या होते हैं? एक्चुअली दीज आर द काइंड ऑफ स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। अंदर के साइड में कुछ ऐसे ग्रैन्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे, ओके, और इन ग्रैन्यूल्स के अंदर कुछ ना कुछ स्टोर्ड है, कुछ ना कुछ तो मटेरियल वहां पे आपको स्टोर्ड मिलेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है इनको मैं बोलने वाला हूं इंक्लूजन बॉडीज। मैं बोल रहा हूं वापस, ओके, दीज आर द काइंड ऑफ विच टाइप ऑफ ग्रैन्यूल्स, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स विच आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। अभी होता क्या है, मान लो कि ये ग्रैन्यूल मेरे सामने है और इस ग्रैन्यूल के अंदर इसने स्टोर करके रखा हुआ है स्टार्च, या फिर इस ग्रैन्यूल के अंदर स्टोर्ड है ग्लाइकोजन, दोनों कार्बोहाइड्रेट्स है। और अगर स्टार्च और ग्लाइकोजन की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सो दीज टाइप ऑफ इंक्लूजन्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक इंक्लूजन्स। मैं बोल रहा हूं अगर ग्रैन्यूल के अंदर क्या स्टोर किया गया है, स्टार्च को स्टोर किया गया है, ग्लाइकोजन को स्टोर किया गया है, तो ये किस तरह का इंक्लूजन होगा, ऑर्गेनिक। कुछ इंक्लूजन्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आपको मिल जाएगा सल्फर या फिर आपको मिल जाएगा फॉस्फोरस। सल्फर और फॉस्फोरस जो है दे आर द इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, सो इनको हम नाम देंगे इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स। मतलब आपके जो इंक्लूजन बॉडीज है वो दो टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अगर स्टार्च का ग्रैन्यूल है, ग्लाइकोजन का ग्रैन्यूल है, तो वो ऑर्गेनिक इंक्लूजन है। अगर वो सल्फर ग्रैन्यूल है या फिर फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स है, तो ये किस कैटेगरी में जाएंगे, आपके इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स की कैटेगरी में जाने वाले हैं। तो ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट है साइटोप्लाज्म का। ओके, वापस एक बार बोल रहा हूं मैं, आपके साइटोप्लाज्म में देखो, सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था, सेमी सॉलिड, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट एंड जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस। दूसरा पॉइंट आपने बताया था वाटर और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना हुआ है। अगला पॉइंट आपने बताया था इट प्रोवाइड्स अ सूटेबल केमिकल एनवायरनमेंट फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। उसके बाद आपने कहा था कि इसके अंदर स्ट्रीमिंग मूवमेंट या साइक्लोसिस नहीं होता है। ओके, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं, लेकिन उनकी जगह पे होते हैं मेसोजोम्स, क्रोमैटोफोर्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। तो उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। मेसोजोम्स क्या है, दो ही पॉइंट बताए मैंने, उतने याद रखने। मेसोजोम्स आर द इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन का मतलब क्या होता है, इनफोल्डिंग। तो इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका एग्जैक्ट फंक्शन पता नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं सेल वॉल के फॉर्मेशन में मदद करेगा, कोई बोलेगा डीएनए रिप्लिकेशन में मदद करेगा, कोई बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कोई बोल रहा है रेस्पिरेशन। ओके, दूसरा पॉइंट आपने कहा क्रोमैटोफोर्स, क्रोमा का मतलब है कलर, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स फाउंड ओनली इन द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। दो एग्जांपल बताए मैंने, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडिन। उसके बाद ओके आपने कहा होते हैं इंक्लूजन बॉडीज। तो इंक्लूजन बॉडीज आर द काइंड ऑफ स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, कुछ ग्रैन्यूल्स है जिन्होंने कुछ मटेरियल्स को स्टोर करके रखा है। अगर उन्होंने ऑर्गेनिक मटेरियल को स्टोर किया है तो ऑर्गेनिक इंक्लूजन, एग्जांपल इज स्टार्च ग्रैन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। अगर उसने इनऑर्गेनिक मटेरियल को स्टोर करके रखा है तो उसको क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स, जिसके अंदर आपका एग्जांपल आता है आपका सल्फर का ग्रैन्यूल या फिर फॉस्फेट का ग्रैन्यूल। तो ये था आपके प्रोकैरियोटिक सेल का सेकंड पार्ट, एंड दैट पार्ट इज नोन एज साइटोप्लाज्म, जिस पार्ट को हम क्या बोलने वाले हैं, साइटोप्लाज्म ऐसा बोलने वाले हैं। तो आई थिंक ये साइटोप्लाज्म का कंसेप्ट सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो। ओके, अगर कुछ डाउट्स है तो पूछ लो, अगर इसमें कुछ डाउट्स नहीं है वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। यस, चलो, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। फटाफट रिप्लाई करना है।
जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में रिप्लाई डालना है। यहां तक समझ में आ गया है? रुतिका को समझ में आ चुका है, क्या बात है। सानिका इज सेइंग वेरी गुड। कमल, कल्पना, भाग्येश एंड भास्कर, बाकी के लोगों ने भी रिप्लाई करना है। चलो जल्दी जल्दी फटाफट। यस, सिद्धि को भी समझ में आ गया, क्या बात है। वेदिका इज ऑल्सो सेइंग क्लियर है। कमल को भी कोई डाउट नहीं है, क्या बात है, वेरी गुड। चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया है। तो अगले टॉपिक की तरफ हम मूव कर सकते हैं। अभी हम तीसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे, एंड दैट थर्ड पार्ट इज नथिंग बट द राइबोसोम्स। आपके बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर में जो अगला पार्ट है, उस पार्ट को क्या बोलेंगे हम? राइबोसोम्स ऐसा बोलेंगे। 10th स्टैंडर्ड तक आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। ओके, वंस अगेन यहां पे मैं डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं। मान लो कि ये आपके बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सबसे अंदर का लेयर जिसको हम बोलते हैं, और इसके अंदर आपने बताया कि सर क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म। नाउ माय पॉइंट इज, इन दिस साइटोप्लाज्म you can find some dense particle like structures। ये अभी मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं। इस साइटोप्लाज्म के अंदर आपको कुछ ऐसे, क्या बोल रहा हूं मैं? डेंस। डेंस का मतलब ये पूरी तरह सॉलिड है, ओके। और किसकी तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर्स है? पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर्स है। दिस डेंस पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज राइबोसोम्स। इनको आपको क्या बोलना है? राइबोसोम्स बोलना है। एंड द पॉइंट इज, दीज राइबोसोम्स आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। ये वर्ड जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको बहुत बार एनकाउंटर होगा आपके पूरे 2 साल के एकेडमिक्स में। कोई अगर वहां पे लिखा हुआ है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, इसका मतलब क्या होता है? ओके, देखो ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं, सेल की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे हैं, ये इतने छोटे हैं कि नेकेड आई को विजिबल नहीं है। अगर इनको आपको ऑब्जर्व करना है, यू हैव टू यूज द माइक्रोस्कोप। हमको माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करना पड़ता है, और जो कॉमन माइक्रोस्कोप हम यूज करते हैं वो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपने आपके 10th के लैब में देखा होगा, ओके। जो माइक्रोस्कोप वहां पे आपने देखा होगा, मैं बता रहा हूं, वो जनरली कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। लेकिन कुछ चीजें इतनी छोटी है कि वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखती है। अगर उसको देखना है, आई नीड एन अनदर टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये कंपाउंड से और ज्यादा एडवांस्ड है। और छोटी चीजों, जो चीजें आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नहीं दिखती है, वो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगी। तो अगर किसी चीज को मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहा हूं, दैट थिंग इज माइक्रोस्कोपिक, वो चीज माइक्रोस्कोपिक है। लेकिन अगर किसी चीज को देखने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, तो मैं बोलूंगा दैट थिंग इज अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। वो जो चीज है वो क्या रहेगी? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होगी। तो वर्ड्स, मैं बोल रहा हूं वापस एक बार, हम इनिशियल फेजेस में हैं, ओके। वर्ड्स का खेल है, मीनिंग्स अगर समझ में आते हैं तो सब्जेक्ट इजी होता है, इंटरेस्टिंग होता है। अगर वर्ड्स के मीनिंग समझ में नहीं आएंगे तो एक पॉइंट पे जाके आपको ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगने लगेगा। तो वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, डोंट वरी, ओके। हम इसको ज्यादा से ज्यादा इजी करके पढ़ने वाले हैं, बहुत ही सिंपल है, ओके। तो मैं बोल रहा हूं डेंस पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलते हैं, एंड फाइनली दे आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। मतलब उनको अगर देखना है, यू नीड एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ना ये राइबोसोम को अभी हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करेंगे, ओके। तो देख लेते हैं कि ये जो आपका राइबोसोम है, इसी को मैं थोड़ा सा साइज में बड़ा करने वाला हूं। ये राइबोसोम जो है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ओके। और ये जो राइबोसोम होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, दे आर ऑफ 70s टाइप। किस टाइप का राइबोसोम है ये? 70s। अभी आप बोलेंगे सर ये यस क्या होता है? यस का मतलब होता है सेवबर्ग्स कोएफिशिएंट ऑफ सेडिमेंटेशन। मैं बोल रहा हूं यस का मतलब क्या होता है? सेवबर्ग्स कोएफिशिएंट ऑफ सेडिमेंटेशन। सेवबर्ग इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट,
कोएफिशिएंट इज अ कांस्टेंट, ओके। और ये किसका कोएफिशिएंट है? सेडिमेंटेशन का, ओके। कोई बता सकता है मुझे सेडिमेंटेशन क्या होता है? एक 2 मिनट के लिए सिर्फ एक छोटा सा सवाल मैंने आपसे पूछा है। एनीबॉडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेडिमेंटेशन? ट्राई करो, क्योंकि मैं तो बताने ही वाला हूं, डोंट वरी। लेकिन अगर कोई मुझे बताएगा तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। यस, किसी को पता है सेडिमेंटेशन क्या होता है? आप आंसर ट्राई कर सकते हो, गलत भी होगा तो भी चलेगा। बताओ, चैट बॉक्स में आपका रिप्लाई डाल सकते हो। सेडिमेंटेशन क्या है? What is the full form, or what, sorry, full form नहीं, what is the meaning of sedimentation? Yes, चलो बता दो जल्दी जल्दी, क्या कंसेप्ट है सेडिमेंटेशन का? फटाफट बोलो। ठीक है, किसी का कुछ आंसर नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूं, डोंट वरी। चलो, सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है? छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक पानी का ग्लास लिया हुआ है, पानी भरा हुआ है इसके अंदर, और ये जो आपका पानी का ग्लास है, इसके अंदर मैंने डाल दिया फाइन सॉइल, मिट्टी डाल दी फाइन एकदम, और उसको स्पून से मिक्स कर दिया, ओके। और मिक्स करने के बाद उसको मैंने एक टेबल टॉप पे रख दिया, टेबल पे रख दिया ग्लास को। तो सब लोगों को पता है क्या होगा? जो आपके सॉइल पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे नीचे क्या होंगे? सेटल होंगे बॉटम पे। तो ये जो पार्टिकल्स की सेटल होने की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सेडिमेंटेशन ऐसा बोला जाता है, ओके। तो सेवबर्ग ये साइंटिस्ट है, आपने कहा सर ये राइबोसोम्स भी पार्टिकल्स ही है, तो इनका उसने क्या स्टडी किया? सेडिमेंटेशन के रेट को स्टडी किया, और उस रेट के हिसाब से राइबोसोम्स को दो कैटेगरीज, मेन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, 70s एंड 80s। 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। 70s टाइप ऑफ राइबोसोम जो है वो आपको प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेंगे, ओके। तो फिलहाल 80s के बारे में भूल जाओ, हम बात कर रहे हैं किसकी? 70s की। उसके अंदर S का मीनिंग क्या होता है मैंने बताया। यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज द यूनिट ऑफ पार्टिकल साइज। ये जो यस है ये पार्टिकल साइज को इंडिकेट कर रहा है, उसका यूनिट है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जितना पार्टिकल छोटा होगा उसका सेडिमेंटेशन का स्पीड कम होगा, जितना बड़ा पार्टिकल होगा बहुत रैपिडली नीचे चला जाएगा, वो उसका सेडिमेंटेशन का रेट जो है वो क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, ओके। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अभी थोड़ा सा हम डायग्राम को देख रहे हैं। ये मैंने बताया आपको, अगर किस तरह का राइबोसोम है 70s, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। कितने पार्ट से बना होता है? 2 पार्ट से बना होता है, ओके। और इसमें ये जो ऊपर का पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको हम बोलने वाले हैं स्मॉलर सब यूनिट। ये किस तरह का सब यूनिट है आपका? स्मॉलर। और ये जो नीचे की तरफ आपको दिख रहा है, दिस इज द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। स्मॉलर सब यूनिट इज ऑफ 30s टाइप। ये जो आपका स्मॉलर सब यूनिट है, ओके, ये सॉरी वापस एक बार यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। ये आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये मैं जो शो कर रहा हूं ये है आपका स्मॉलर सब यूनिट, और ये जो यहां पे आपको दिख रहा है ये है आपका लार्जर सब यूनिट। तो मैं बात कर रहा हूं स्मॉलर सब यूनिट जो होता है वो 30s टाइप का है, और जो आपका लार्जर सब यूनिट होता है इट इज ऑफ 50s टाइप। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये राइबोसोम तो कौन से टाइप का है? 70s है, तो 50 और 30 तो 80 हो गया। ये ऐसे ऐड करके नहीं बनता है। अगर इस पार्ट का सेपरेटली हम सेडिमेंटेशन स्टडी करेंगे तो वो होगा 30s, इसको अगर हम सेपरेटली स्टडी करेंगे तो वो क्या होगा? 50s। लेकिन अगर दोनों को कंबाइन करके हम स्टडी कर रहे हैं तो वो बन जाएगा 70s। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत बार पूछा गया है कि जो 70s टाइप का राइबोसोम है वो कौन से 2 सब यूनिट से बना होता है? स्मॉलर सब यूनिट कौन से टाइप का होता है और लार्जर सब यूनिट कौन से टाइप का होता है? पता होना चाहिए। आई रिपीट, द स्मॉलर सब यूनिट इज ऑफ 30s टाइप, लार्जर सब यूनिट इज ऑफ 50s टाइप। एक और क्वेश्चन
जो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है, एंड दैट क्वेश्चन इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम। सो ये ध्यान में रखना है, योर राइबोसोम्स आर केमिकली मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। आपका जो राइबोसोम है वो केमिकली दो चीजों से बना है, एक होता है आरएनए और दूसरी चीज क्या होती है, प्रोटीन्स होते हैं। तो केमिकली ये दो कंपोनेंट्स है ऑलमोस्ट इन इक्वल प्रोपोर्शन, दोनों का प्रोपोर्शन जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ओके, एंड ये हो गया आपका अगला कंसेप्ट, अगला पार्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। द नेम ऑफ द पार्ट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में हमने बात किया है। ओके, तो मैं वापस एक बार इसको शॉर्टकट में रिवाइज कर देता हूं। मैंने कहा कि राइबोसोम्स जो है वो क्या है, डेंस एंड पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। देन मैंने ये बताया कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है। अब ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक का मीनिंग दिमाग में फिट कर लो। मैं बोल रहा हूं ऐसी कोई भी चीज जिसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, उसको मैं बोलूंगा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है। देन आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर किस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, 70s। उसमें यस का मतलब होता है सेवबर्ग्स कोएफिशिएंट ऑफ सेडिमेंटेशन व्हिच इज एन एक्चुअली यूनिट ऑफ पार्टिकल साइज। Every 70s type of ribosome is made up of two parts, smaller subunit, larger subunit. Okay, smaller subunit is of which type, 30s, larger subunit of 50s type. Chemically your ribosomes are made up of RNA and proteins, and the most important point, the main function of these ribosomes, they are involved in the process of protein synthesis. ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बोल रहा हूं ये जो आपके राइबोसोम्स हैं ये कौन से प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के। तो आपने शायद ये भी पढ़ा होगा, दीज आर आल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। सेल के क्या बोला जाता है इनको, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऐसा बोला जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका अगला कंसेप्ट, दैट इज रिगार्डिंग द राइबोसोम्स। ओके, और ये हो गया आपके प्रोकैरियोटिक सेल का अगला पार्ट कंप्लीट। ओके, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी आपके कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट डालनी है फटाफट। चलो जल्दी जल्दी बता दो। शायद कुछ लोगों ने आंसर किया था लेकिन कमेंट्स मेरे पास थोड़े देर से पहुंचे हैं, शायद कुछ इंटरनेट का इशू हो सकता है। ओम ने आंसर किया था प्रोसेस इन विच हेवी सब्सटेंस सेटल डाउन, वेरी गुड ओम। वेदिका ने कहा था प्रोसेस विच हैव हेवी पार्टिकल सेटल डाउन, ठीक है, प्रोसेस इन विच हेवी पार्टिकल सेटल डाउन, वेदिका भी वही कह रही है। ओके, प्रणव को सब कुछ क्लियर है, रुतिका को क्लियर है, वेरी गुड, सानिका, ओम कदम, सिद्धि। चलो और क्या क्या डाउट से पूछ लो फटाफट। वापस में एक बार रिपीट कर रहा हूं, हम बहुत आराम से बहुत स्लोली आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, बिल्कुल भी मतलब जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम आराम से कंसेप्ट पढ़ेंगे और पूरा जो टीचिंग का प्रोसेस होगा थ्रू आउट, अगर आप एडमिशन कंफर्म करते हो तो इसी तरीके से होने वाला है। ओके, जल्दी जल्दी आप लोगों को जैसे सर ने भी बताया होगा, मैं भी वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं। एडमिशंस आपके कंफर्म करने हैं, 30th अप्रैल इज द लास्ट डेट। लास्ट डेट आपका 30 अप्रैल है, तब तक आपको कंफर्म करना है। आप में से अगर कुछ लोगों को स्कॉलरशिप मिली है, ओके, तो उसका बेनिफिट आपको तभी तक मिल सकता है। उसके बाद अगर आप आएंगे यू हैव टू पे द फुल फीस, फुल फी आपको पे करना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूं वापस एक बार, आपके फ्रेंड्स होंगे, ओके, उनको भी आप लिंक फॉरवर्ड कर सकते हो। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, मतलब ये अपॉर्चुनिटी जो है ये कहीं पे नहीं मिलने वाली है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरी क्या है, तो कम से कम 10, 15, 20, 25 दिन से, ओके, मैं बोल रहा हूं मुझे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल रहे हैं। मुझे पूरे टीचर्स का इंट्रोडक्शन मिलने वाला है, कौन से टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनका टीचिंग मेथड कैसा है, वो मेरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। ओके, और फिर आपको डिसाइड करना है कि एडमिशन कंफर्म करना है कि नहीं करना है। तो ये सिंपल सा जो बेनिफिट है, ये मैं बोल रहा हूं सबसे बड़ा है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ये लॉकडाउन का बेनिफिट है ऐसा बोल सकते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप सर्च करते हो कोचिंग के बारे में, किसी कोचिंग के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, वहां पे आप जाएंगे तो आपको फीस भर के एडमिशन कंफर्म करना है, एंड देन यू गेट द एंट्री इनटू द क्लास। तब आपको आपके क्लास में एंट्री मिलेगी, फिर देखने को मिलेगा कौन टीचर है और क्या पढ़ा रहा है। लेकिन मैं बोल रहा हूं यहां पे पहले टीचर देखने को मिल गए, टीचिंग का मेथड देखने को मिल गया है। ओके, तो अभी तो प्रोसेस ज्यादा इजी होना चाहिए। ओके, दीपाली कुछ क्वेश्चंस पूछ रही है, सर इन राइबोसोम
यू सेड 30s एंड 50s बट टोटल 80s। दीपाली में वही बोला था, मैंने एक्सप्लेन भी किया था, टोटल नहीं करना है, यहां पे मैथमेटिक्स नहीं अप्लाई होता है। ओके मतलब ये 50-30 मिला के नहीं, ये सेडिमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसका सेडिमेंटेशन का रेट क्या है। तो जब आप स्मॉलर सब यूनिट का सेडिमेंटेशन अलग से स्टडी कर रहे हो तो वो 30s आता है, लार्जर सब यूनिट का जब आप सेडिमेंटेशन अलग से स्टडी करते हो तो वो 50s आता है, लेकिन जब दोनों कंबाइन करके आप सेडिमेंटेशन स्टडी करोगे तो वो होता है 70s। तो वापस एक बार बोल रहा हूं, मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं करना है, ये ऐड होके नहीं बनता है 70s। ये मैं जो बात कर रहा हूं 30s, 50s, 70s, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, वो आपके सेडिमेंटेशन के रेट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके तो आई थिंक दीपाली आपको समझ में आ गया होगा। एक और चीज सब्जेक्ट के बारे में वापस एक बार बता दे रहा हूं। ओके बहुत सारे बच्चे जो है उनके फोन कॉल्स आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि सर हम थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि क्या करना है, मैथ्स लेना है, बायोलॉजी लेना है। तो जैसे मैं बोल रहा हूं कि 11th के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है बोथ मैथ्स एंड बायोलॉजी, दोनों सब्जेक्ट रखो। क्योंकि देखो क्या होता है कि बहुत बार हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं, किसी के कहने से डिसाइड मत कर लो। कोई आपको बोल देगा कि मैथ्स का कोई फायदा नहीं है, मैथ्स ड्रॉप कर दो, आप कर दोगे, कुछ फायदा नहीं है। कोई आके XYZ पर्सन आपको बोल देगा बायो ड्रॉप कर दो, बायो का कुछ फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। आप खुद देखो कि एक्चुअली क्या है। तो मैं बोल रहा हूं 11th में अगर आप मैथ्स बायो दोनों रखते हो तो आपके पास कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम है, यू कैन एनालाइज द सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट का कंटेंट पता चलेगा, उसके एप्लीकेशंस पता चलेंगे जो अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। अब तक आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद मुझे एग्जाम देनी है और एग्जाम्स में मुझे इतने मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके तो जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये पॉइंट जो है ये सबसे गलत है। अभी 11th में जब आप आएंगे तो आपको सब्जेक्ट के एप्लीकेशन पढ़ने को मिलेंगे, सब्जेक्ट क्या है, किस तरह पढ़ाया जाता है, ओके उसके एप्लीकेशंस क्या है, आगे जाके सब्जेक्ट का क्या फायदा है, ये प्रॉपर नॉलेज लो, ये हम आपको देने वाले हैं। यहाँ पे करियर काउंसलिंग भी होता है, कम से कम 2 साल में 5 से 6 अलग अलग सेमिनार होंगे करियर काउंसलिंग के, जहां पे आपको अलग अलग फील्ड्स के बारे में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं कि उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, बायोटेक करना है, फूड टेक करना है, नैनो टेक्नोलॉजी करना है, इंजीनियरिंग में जाना है, पैरामेडिकल में जाना है, मेडिकल साइड में जाना है, ये उसके बाद आप प्रॉपर डिसाइड कर सकते हो। पहले ही अगर डिसाइड कर लोगे तो बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि 2-3 महीने के बाद कुछ लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है और फिर फाइनली उनको लगता है कि मुझे ये ब्रांच में जाना चाहिए, उसके लिए बायोलॉजी रिक्वायर्ड है, मैथ्स रिक्वायर्ड है, लेकिन वो हम ऑलरेडी ड्रॉप कर चुके होते हैं 11th में। वापस एक बार बोल रहा हूं 11th में अगर कोई सब्जेक्ट आपने ड्रॉप किया है तो आपको वो 12th में नहीं मिलेगा, वो सब्जेक्ट नहीं मिलने वाला है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ओके तो चलो और कुछ डाउट है तो पूछ लो। कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, लगता है कि किसी को कुछ डाउट्स नहीं है, तो आज के लेक्चर के लिए यहां पे हम रुकने वाले हैं। अगला जो पार्ट है दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।